स्वागत है कहानियों के समुंदर में, जहां लहरें सिर्फ पानी की नहीं, एहसासों की होती हैं। हर कहानी एक नया सपना बुनती है, एक याद, एक सुकून भरा पल छोड़ जाती है। कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, तकिया पास खींच लीजिए और खुद को इन शब्दों की दुनिया में खो जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बारिश अभी अभी थमी थी। गांव की मिट्टी भीगी हुई थी और उसके ऊपर उठती भाप धीरे धीरे हवा में घुल रही थी। रास्ते पर छोटे छोटे पोखर थे, जिनमें टिमटिमाते घरों की रोशनी हिलती डुलती दिख रही थी। इसी भीगे शांत माहौल में गांव के बाहरी छोर पर बसे बस स्टॉप के पास एक अकेली बस आकर रुकी। अंदर से कुछ लोग उतरे और उन्हीं में से एक लड़की करीब 27-28 साल की धीरे से नीचे उतरी। उसका नाम था अपूर्वा। साधारण सी कॉटन सलवार कमीज, कंधे पर झोला और हाथ में एक पुराना सूटकेस। चेहरे पर न कोई बनावट, न कोई चकमक, बस एक हल्की सी थकान, जैसे लंबी यात्रा उसके भीतर कहीं अभी भी चल रही हो। गांव का नाम था सिवानपुर, बिहार के एक सुदूर इलाके में बसा, जहां खेतों का फैलाव इतना होता कि कभी-कभी धरती और आसमान एक दूसरे को छूते से लगते। अपूर्वा यहां पहली बार आई थी। उसे यहां सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बतौर अस्थायी शिक्षिका नियुक्त किया गया था। बस स्टॉप पर कोई खास गहमा गहमी नहीं थी। 2-4 आदमी, एक चाय की छोटी सी दुकान और दूर कहीं किसी बच्चे के रोने की हल्की आवाज। अपूर्वा ने चारों तरफ देखा। रात की नमी हर चीज पर उतर आई थी और गांव जैसी किसी शांत सांस में डूबा हुआ था। चाय वाले ने उसे देखकर पूछा, नई मास्टरनी जी हैं क्या? अपूर्वा हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, पहली बार आई हूं यहां। चाय वाले ने सिर हिलाया। बरसात में रास्ता जरा कठिन हो जाता है, लेकिन कोई है, लेने आया है? अपूर्वा ने ना में सिर हिलाया। उसे बताया गया था कि स्कूल का चौकीदार राम खिलावन उसे लेने आएगा, लेकिन कोई नहीं मिला। हवा में हल्की ठंड बढ़ने लगी थी। अपूर्वा ने अपना दुपट्टा ठीक किया और बस स्टॉप की बेंच पर बैठ गई। गांव का सन्नाटा किसी पलंग पर रखी सफेद चादर की तरह पसरा था, एकदम शांत, एकदम साफ। ऐसे मौन में मन अक्सर अपने भीतर की आवाजें सुनने लगता है, जो आम दिनों में कहीं खो जाती हैं। अपूर्वा के भीतर भी कुछ अनकहा चल रहा था। ये नौकरी उसने अपने मन से नहीं ली थी, मजबूरी में ली थी। दिल्ली में उसकी पिछली नौकरी चली गई थी। घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थीं। माँ बीमार रहती थीं, ऊपर से किराए का घर। जिंदगी की हर दिशा में एक अजीब सी उलझन। जब नियुक्ति पत्र आया तो उसने लंबी सांस लेकर सोचा, शायद थोड़ी देर के लिए दूर जाना ही ठीक होगा। सिवानपुर उस दूरी का हिस्सा था और अब इसी रात मिट्टी की गंध वाली इस नमी में वो अपने जीवन के एक नए पन्ने पर खड़ी थी। लगभग 15 मिनट बाद एक साइकिल की आवाज दूर से सुनाई दी। साइकिल के टायर की कड़क कड़क आवाज बारिश में भीगे रास्ते पर गूंज रही थी। धीरे धीरे एक आदमी पास आया, सफेद धोती, गमछा और उम्र करीब 55। मास्टरनी जी? हाँ, मैं ही अपूर्वा। हमार नाम राम खिलावन, स्कूल में चौकीदार हूं। चलिए आपको क्वार्टर तक छोड़ दूं। साइकिल में एक छोटा सा कैरियर था। राम खिलावन ने सूटकेस उस पर बांधा और कहा, रास्ता कीचड़ वाला है, पैदल चलना ही ठीक है, डराइए मत, बस 5 मिनट की दूरी है। दोनों धीरे धीरे चलने लगे। गांव की गलियां बारिश में गीली हो चुकी थीं, मिट्टी चिपचिपी, लेकिन हवा बेहद साफ। दूर खेतों से मेंढकों की टर टर सुनाई दे रही थी। मौसम का एक स्थायी संगीत। बिजली कहीं कहीं चमकती और खेतों में खड़े पानी पर एक पल के लिए उजली लकीर खींच जाती। चलते चलते अपूर्वा ने पूछा, स्कूल कैसा है?
राम खिलावन ने हल्के गर्व से कहा, हमर स्कूल छोट है पर बच्चे बड़े मन लगाकर पढ़ते हैं। आप आ गई हैं तो और अच्छे से पढ़ पाएंगे। अपूर्वा ने हल्की मुस्कान से सिर हिलाया। उसे इस गांव के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, पर इन शांत आवाज़ों, अपूर्ण रोशनी वाले घरों और मिट्टी के संसार में कुछ ऐसा था जो उसके मन को धीरे धीरे ढीला कर रहा था। थोड़ी दूर पर एक पुराना बरगद का पेड़ आया। बारिश से उसकी जड़ें चहचहा उठी थीं। उसके नीचे मिट्टी का एक छोटा सा चबूतरा था। राम खिलावन ने कहा, यह हमारे गांव का सबसे पुराना पेड़ है। कहते हैं यहां बैठकर लोग अपनी थकान उतार देते हैं। अपूर्वा ने उस पेड़ को देखा। वो सचमुच शांत था, जैसे सब कुछ जानता हो। आगे बढ़ते हुए वे स्कूल के क्वार्टर तक पहुंचे। एक छोटा सा कमरा, सामने बरामदा और किनारे में एक नीम का पेड़। बिजली कभी कभी जाती है, राम खिलावन ने बताया, पर डरिए मत, गांव में सब लोग अच्छे हैं। अपूर्वा ने सिर हिलाया। कल सुबह मैं स्कूल पहुंच जाऊंगी, राम खिलावन ने कहा। हम भी वहीं रहते हैं, कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। वो चला गया। अपूर्वा कमरे में अकेली रह गई। कमरे में सन्नाटा था और बाहर नीम की पत्तियों की हल्की सरसराहट। खिड़की आधी खुली थी और बारिश के बाद की हवा उसमें से अंदर आती हुई लगता था, जैसे दीवारों को भी ठंडक पहुंचा रही हो। अपूर्वा पलंग पर बैठी। एक पल को उसे लगा कि वो बहुत दूर चली आई है। इतनी दूर की शहर की शोर भरी जिंदगी अब किसी पिछली रात का सपना लगती थी। कमरे में टंगी पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। अपूर्वा ने गहरी सांस भरी। ये गांव, ये कमरा, ये रात, कुछ तो बदलने वाला है, शायद उसके भीतर भी। और उसी क्षण नीम की शाख पर बैठा एक पंछी अचानक उड़ गया, जैसे किसी नए आरंभ का संकेत। सुबह अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। नीम की पत्तियों पर ओस की छोटी छोटी बूंदें चिपकी हुई थीं और हवा में रात का एक हिस्सा अभी भी टंगा था। अपूर्वा ने जैसे ही खिड़की खोली, हल्की सी ठंडी हवा कमरे में आई और नींद का बचा खुचा बोझ धीरे से छू कर ले गई। दूर कहीं मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थी, धीमी पर लगातार। यह आवाज शहर में कभी नहीं सुनाई देती थी और इसी एक आवाज से उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। कमरे के बाहर का बरामदा रात भर भीग गया था। नीम के नीचे पड़े मिट्टी के छोटे छोटे गड्ढों में पानी जमा था। अपूर्वा ने अपने सूटकेस से तौलिया निकाला, चेहरा धोया और बरामदे में खड़े होकर थोड़ी देर गहरी सांसें लीं, जैसे उसके भीतर की उलझनें इस सुबह की नमी में घुल जाना चाहती हूं। आज उसका स्कूल में पहला दिन था। राम खिलावन कुछ ही देर में आ गया। हाथ में एक स्टील का ग्लास था जिसमें भाप उठती दिखाई दे रही थी। चाय लाए हैं? उसने संकोच से कहा। गांव की चाय है, थोड़ी फीकी, थोड़ी मीठी। अपूर्वा ने मुस्कुराकर ग्लास ले लिया। चाय का स्वाद सचमुच अलग था, हल्का पर मिट्टी की सुगंध को अपने साथ लिए हुए। स्कूल 2 मिनट की ही दूरी पर है, राम खिलावन ने कहा। बरसात है तो कीचड़ रहेगा, लेकिन आप संभल कर चलिएगा। स्कूल बहुत बड़ा नहीं था। 3 कमरे, एक छोटा सा मैदान और बगल में पीपल का विशाल पेड़, जिसकी जड़ें जैसे धरती के भीतर बहने वाली किसी पुरानी नदी का निशान हो। खिड़कियों के पास खड़ी जंग लगी लोहे की कुर्सियां दिखीं, जिन पर समय ने अपनी एक पतली सी परत बिछा रखी थी। दीवारों पर बच्चों की बनाई रंगीन तितलियां और पहाड़ों की चित्रकारी थी, जो बारिश में थोड़ी धुंधली हो गई थी। जैसे ही अपूर्वा ने स्कूल में कदम रखा, कुछ बच्चे उसे देखकर रुक गए। उनकी आंखों में उत्सुकता थी, पर संकोच भी। नई मास्टरनी जी आ गईं, किसी बच्चे ने फुसफुसा कर कहा। दूसरे ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। अपूर्वा के भीतर हल्की सी घबराहट उठी,
लेकिन बच्चों की सरल मुस्कान देखकर वही घबराहट कहीं पिघलने लगी। पहला कमरा तीसरी और चौथी कक्षा के बच्चे एक साथ उसी का था। जैसे ही वह अंदर पहुंची, बच्चों ने एक साथ खड़े होकर गुड मॉर्निंग मैडम कहा। उनकी आवाजों में शहर की तराशी हुई एक रूपता नहीं थी, लेकिन उस असमान स्वर में एक सच्चाई थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। बैठ जाइए, अपूर्वा ने धीमे स्वर में कहा। कमरे की खिड़कियों से आती धूप फर्श पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बना रही थी। बारिश की वजह से हवा में हल्की नमी थी और बीच बीच में पीपल की पत्तियां बाहर गिरती थीं, जिनकी आवाज अंदर तक आती थी, जैसे प्रकृति भी इस सुबह में शामिल हो। अपूर्वा ने बच्चों से उनके नाम पूछना शुरू किया। तुम्हारा नाम? गौरी, एक छोटी सी बच्ची ने कहा। उसके बाल बारिश की वजह से लगभग भीगे लग रहे थे, लेकिन आंखें बेहद चमकीली थीं। और तुम्हारा? बबलू, एक लड़का बोला, जिसने अपनी स्लेट को इतने कस के पकड़ा था मानो वो उसकी सबसे कीमती चीज हो। धीरे धीरे उसने लगभग सबके नाम सीख लिए। बच्चों की आवाजों में एक मासूम सा उतावलापन था, जैसे वो उसे बहुत कुछ बताना चाहते हों, पर एक ही समय में थोड़ा सा डर भी लगा हो कि कहीं नई शिक्षिका सख्त न निकले। क्लास शुरू करते हुए अपूर्वा ने उनसे पूछा, आज का मौसम कैसा है? ये सवाल बच्चों के लिए पढ़ाई का नहीं, बल्कि बातचीत शुरू करने का तरीका था। गौरी ने कहा, बारिश आ रही है मैडम, रात में बहुत तेज आई, हमारे घर के पीछे का नाला भी भर गया था। किसी और बच्चे ने कहा, हम लोग तो छत पर सोते हैं, पर कल नीचे सोना पड़ा। एक लड़के ने जोड़ा, मैडम कल बिजली भी चली गई थी। अपूर्वा ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। गांव में मौसम सिर्फ मौसम नहीं होता, वह लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाता है। कभी कठिनाई, कभी राहत, कभी चिंता, कभी खुशी लेकर आता है। वह समझ गई कि बच्चों से बातचीत का ये तरीका उसे उनसे जोड़ने में सहायक होगा। थोड़ी देर बाद उसने बोर्ड पर कुछ शब्द लिखकर पढ़ाना शुरू किया। बच्चे बेहद ध्यान से सुन रहे थे। इतनी शांति थी कि बाहर गिरती किसी एक पत्ती की आवाज भी कक्षा तक पहुंच जाती थी। ये शांति अपूर्वा को अनजानी सी लगी, पर सुखद। करीब 1 घंटे बाद वो बाहर निकली। पीपल की छांव में कुछ और बच्चे बैठे थे। उनमें से एक लड़का करीब 10 साल का हवा में उड़ते पत्तों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें चमकीली थीं और चेहरे पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान थी। रामखिलावन पास ही खड़ा था। यह बच्चा बड़ी मुश्किल से क्लास में आता है, उसने फुसफुसा कर कहा। नाम है मुन्ना, घर की हालत थोड़ी खराब है, अक्सर खेतों में काम करने चला जाता है, पर होशियार बड़ा है। अपूर्वा ने उसे देखा। मुन्ना सचमुच अलग सा लग रहा था। वह किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था, बस हवा में गिरते पत्तों को देखकर हंस रहा था, जैसे दुनिया के सबसे हल्के पलों में पूरा जी लेता हो। क्या मैं इसे बुलाऊं? रामखिलावन ने पूछा। नहीं, अपूर्वा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अपने समय से आएगा। उसने मुन्ना की उस निरुद्देश्य खुशी में कुछ सच्चाई देखी और उसे लगा कि शायद ये बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है अगर उसे सही तरह से समझा जाए। दोपहर के करीब बारिश फिर से शुरू हो गई। पहले हल्की, फिर थोड़ी तेज। बादल नीचे उतर आए थे और आसमान का रंग धूसर नीला हो गया था। स्कूल की छत पर बारिश टकराती थी तो उसकी आवाज में एक लय बन जाती थी, धीमी, स्थिर, नींद सी। बच्चे धीरे धीरे घर लौटने लगे। अपूर्वा ने स्कूल के बरामदे से बरसात को देखा। खेतों के बीच से उठती मिट्टी की महक ने उसके भीतर कुछ गहरा छुआ। उसका मन अचानक हल्का हुआ, जैसे शहर का तनाव धीरे धीरे इस गांव की नमी में घुलता चला जा रहा हो। रामखिलावन ने कहा, बरसात है मास्टरनी जी, चलिए क्वार्टर तक छोड़ दूं। लेकिन अपूर्वा ने कहा, मैं खुद चली जाऊंगी, थोड़ा चलना अच्छा लगेगा। कच्चे रास्ते में कीचड़ था, पर हवा इतनी साफ कि उसे लगा जैसे वह इस गांव की सांसें सुन सकती है। बरसात में चलते चलते उसे लगा कि उसके पैरों की आवाज, उसके दिल की धड़कन और आसमान से गिरती बूंदों की लय एक साथ मिल गई हों। इसी रास्ते में उसे एक पुरानी पगडंडी दिखी, 2 खेतों के बीच से जाती हुई।
साफ सुथरी नहीं थी, पर उस पर कुछ देर चलने का मन होने लगा। शायद इसी पर डंडी पर गांव के बच्चे रोज खेलते होंगे, शायद इसी रास्ते पर कोई चुपके से किसी से मिलने जाता होगा, और शायद इसी पर चलते हुए वह खुद अपने भीतर कुछ नया ढूंढ ले। बरसात अब थोड़ी थम गई थी। अपूर्वा ने रुककर पीछे देखा। स्कूल धीरे धीरे धुंधला रहा था। सामने पगडंडी फैली थी, धीमी, शांत, कहीं खोती हुई। एक पल को उसके मन ने कहा, शायद इस गांव में कुछ ऐसा है जो अभी नहीं दिख रहा, पर धीरे धीरे खुलने वाला है। अगले दिन सुबह की हवा और भी ठंडी थी। रात में बारिश फिर से हुई थी और नीम की पत्तियां अब भी बूंदों से भरी थी। अपूर्वा खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। गांव जैसे धीरे धीरे सांस ले रहा था, एक गहरी, लंबी, शांत सांस, जिसमें किसी पुरानी कहानी की तरह अनकही बातों का वजन था। आज स्कूल जाने से पहले उसने सोचा कि थोड़ा जल्दी निकल जाए। कल जो पगडंडी उसने देखी थी, वो अब उसके मन में खुद ब खुद उठती रहती थी, जैसे उसे बुला रही हो। अपूर्वा ने दुपट्टा ठीक किया, दरवाजे पर ताला लगाया और हल्की चाल से उसी कच्चे रास्ते की ओर बढ़ने लगी। पगडंडी अभी भी गीली थी। कीचड़ कुछ जगहों पर ज्यादा, कुछ जगहों पर कम। किनारे किनारे छोटी जंगली घास उगी हुई थी, जिन पर ओस की बूंदें मोती जैसी चमक रही थीं। दोनों ओर खेत फैले थे, जिनमें धान के पौधे हवा के साथ थिरक रहे थे। धान की इस हरियाली में एक खास तरह की मधुर गंध थी, जो सिर्फ बारिश के बाद महसूस होती है। हरी, हल्की और थोड़ी सी मिट्टी से सनी हुई। अपूर्वा चलते चलते रुक गई। एक जगह से गांव का पूरा विस्तार दिखाई देता था। छोटी छोटी झोपड़ियां, दूर एक पुराने कुएं की गोलाई और खेतों के बीच से जाती एक संकरी मेड़। वो दृश्य इतना शांत था कि उसके भीतर की उथल पुथल खुद ब खुद धीमी होने लगी। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि कोई किनारे बैठकर अपने पैरों से मिट्टी हटा रहा है। वो मुन्ना था। वही चमकीली आंखें, वही बारिश में भीगने से बने हल्के कीचड़ के निशान, और वही बेफिक्र सी मुस्कान, जैसे दुनिया में कोई चिंता हो ही नहीं। अपूर्वा उसके पास गई और धीरे से पूछा, स्कूल नहीं जाना आज? मुन्ना ने ऊपर देखकर हल्का सा सिर झुकाया। जाऊंगा तो मैडम, थोड़ी देर से। दादी को दवा देने आया था। बारिश में वो ज्यादा खांसती हैं। बोल रही थीं घर से दूर मत जाना, लेकिन मैं आ गया। उसके स्वर में ना कोई अपराध बोध था, ना कोई लापरवाही, बस एक सहज सच्चाई। दादी को अस्पताल ले जाते हो? नहीं मैडम, बस यही गांव का हकीम देख लेता है। दादी कहती हैं मिट्टी की खुशबू ही दवा है। अपूर्वा मुस्कुराए बिना ना रह सकी। मुन्ना में एक अजीब सा जीवन तत्व था, कुछ जो स्वाभाविक था, थोड़ा अनगढ़ पर बेहद साफ। वो बिना कहे ही बहुत कुछ बता देता था। चलो स्कूल तक साथ चलें? उसने पूछा। मुन्ना ने सिर हिलाया और दोनों कीचड़ से बचते हुए पगडंडी पर चलने लगे। रास्ते में मुन्ना ने अपनी दुनिया के छोटे छोटे किस्से बताने शुरू किए। बकरी का नाम, बारिश में मेंढकों की लड़ाई, गांव के बूढ़े कुत्ते कालू का स्वभाव और किसी मेले की याद जो इस मौसम में लगता था। अपूर्वा ध्यान से सुनती रही। उसकी आवाज में इतनी सहजता थी कि सुनते सुनते रास्ता छोटा लगने लगा। स्कूल पहुंचने तक बारिश फिर से हल्की होने लगी। बच्चे इकट्ठा हो रहे थे। आज पीपल के पेड़ की पत्तियां ज्यादा गिर रही थीं। शायद हवा थोड़ी और तेज थी। मुन्ना धीरे से बच्चों के बीच जाकर बैठ गया, जैसे वो खुद ही जानता हो कि कब शरारत करनी है और कब सीधा बैठ जाना है।
क्लास शुरू हुई। अपूर्वा ने पहले उनसे बारिश पर एक छोटा सा लेख लिखने को कहा। तुम्हें बारिश में सबसे अच्छा क्या लगता है? बच्चों ने स्लेटों पर चौक से अपनी दुनिया उतारनी शुरू कर दी। गौरी ने लिखा, बारिश में घर की छत पर टप टप की आवाज अच्छी लगती है। एक छोटे लड़के ने लिखा, मैं बारिश में आम के पेड़ के नीचे खेलता हूं। मुन्ना ने सबसे देर की और फिर अंत में अपनी स्लेट दिखाते हुए कहा, बारिश में मिट्टी की खुशबू सबसे अच्छी लगती है। लगता है जैसे कहीं बहुत दूर से कोई अपना आ रहा हो। अपूर्वा एक पल के लिए रुक गई। मुन्ना ने जो लिखा था वो बच्चों की समझ से परे था। वो कुछ ज्यादा ही गहरा था, कुछ ऐसा जो शायद वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझता था, लेकिन महसूस करता था। क्लास के बाद अपूर्वा बरामदे में खड़ी थी कि तभी स्कूल के मास्टर जी सक्सेना सर ने उसे आवाज दी। नई नई आई हैं तो थोड़ा घुमा दूं स्कूल? अपूर्वा ने विनम्रता से सिर हिलाया। सक्सेना सर लगभग 50 के थे, धीमी चाल और साधारण बात करने वाले व्यक्ति। उन्होंने स्कूल का मैदान दिखाया, फिर पुराना स्टोर रूम और अंत में एक टूटी बेंच की ओर इशारा किया। ये बेंच गांव के एक पुराने अध्यापक की थी, उन्होंने बताया। 20 साल पहले यहां पढ़ाते थे। कहते हैं हर बच्चा उनके आने का इंतजार करता था। जब वो रिटायर हुए, बेंच ऐसे ही छोड़ गए। अपूर्वा ने बेंच को देखा। लकड़ी पुरानी थी मगर मजबूत, जैसे किसी ने समय को इस पर बैठने दिया हो। ये छोटी छोटी बातें उसे इस गांव से और जोड़ने लगीं। शायद इसलिए क्योंकि इन बातों में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ जीवन था अपने सबसे साधारण रूप में। दोपहर के बाद स्कूल की छुट्टी हुई। बच्चे घरों की ओर भागने लगे। बाहर कीचड़ बढ़ चुका था, लेकिन बच्चों की खुशी में कोई फर्क नहीं था। वे छींटे उड़ाते, पत्तियां पकड़ते, इधर उधर दौड़ते हुए जाते थे। अपूर्वा ने सोचा कि आज वो पगडंडी से थोड़ा आगे तक जाएगी, शायद वहां से गांव का कोई और रूप दिखे। पगडंडी पर कदम रखते ही हवा का रुख बदल गया। फसलें हल्के हल्के झूम रही थीं। कहीं दूर से बैलों की घंटियां सुनाई दे रही थीं। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि ये रास्ता उसे किसी कहानी में ले जा रहा है। एक ऐसी कहानी जिसे उसने अभी लिखा नहीं, पर जिसकी खुशबू वो महसूस कर पा रही थी। थोड़ा आगे बढ़कर वो एक छोटे तालाब के पास पहुंची। तालाब शांत था, काई की पतली सी परत से ढका हुआ। किनारे किनारे सूरजमुखी के पौधे उगे हुए थे, जिनके पीले चेहरे बारिश के बाद और चमकीले लग रहे थे। तालाब के पास कुछ बच्चों की आवाजें भी आ रही थीं। शायद वो किसी खेल में लगे थे, पर दिखाई नहीं दे रहे थे। अपूर्वा तालाब के किनारे बैठ गई। उसने अपने पांव कीचड़ से हटाए और घास पर रख दिए। हवा में धान की महक और मिट्टी की गंध किसी अदृश्य धुन की तरह मिलकर मन को शांत कर रही थीं। कुछ पल बाद उसे लगा जैसे कोई पास में खड़ा है। पीछे मुड़कर देखा, मुन्ना था। क्या कर रही हैं मैडम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूं। यहां लोग शाम को आते हैं। तालाब में कमल भी खिलता है, लेकिन अभी नहीं, बारिश के बाद खिलता है। मुन्ना की आवाज में उस जगह के लिए एक सहज अपनापन था, जैसे ये तालाब सिर्फ उसका हो। तुम यहां रोज आते हो? हाँ, कभी दादी के साथ, कभी अकेले। दादी कहती हैं कि तालाब में पानी जितना शांत हो, मन भी उतना ही शांत हो जाता है। अपूर्वा ने तालाब की सतह पर नजर डाली। वो सचमुच शांत थी, जैसे कोई शब्द बोले बिना ही बहुत कुछ कह रही हो। मैडम, मुन्ना ने धीमे से कहा, आप यहां रहोगी ना? अपूर्वा चौंकी। क्यों? अच्छा लगता है जब आप पढ़ाती हैं। उसके स्वर में सादगी थी, कोई बनावट नहीं, कोई संकोच नहीं, बस एक सीधी साफ बात।
अपूर्वा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रहूंगी, फिलहाल तो यहीं रहना है। मुन्ना खुश हो गया। फिर वो उछलते कूदते पगडंडी की ओर भाग गया और अपूर्वा बैठी रहीं, तालाब की शांत सतह देखते हुए। धीरे धीरे आसमान में हल्की धूप निकल आई थी। धान के खेतों की हरियाली में एक चमक आ गई थी और पगडंडी अब उसे किसी नए रिश्ते, किसी नई शुरुआत की तरह लग रही थी। धीमी, शांत, लेकिन महत्वपूर्ण। वापस लौटते हुए अपूर्वा ने महसूस किया कि आज का दिन कुछ बदल गया है। जैसे गांव ने उसके मन से शहर की थकान को थोड़ा थोड़ा धो दिया हो। जैसे इस गांव की हवा में कोई अनकही मिठास हो। शाम तक कमरे में लौटने पर उसने खिड़की खोली। दूर से मेंढकों की आवाजें आ रही थीं। नीम की पत्तियां हल्के हल्के हिल रही थीं और रात धीरे धीरे उतर रही थी। उतनी ही शांत, उतनी ही नरम, जितनी इस गांव की हर सांस। अपूर्वा ने सोचा, शायद मैं यहां अपने लिए कुछ ढूंढने आई हूं जो शहर में खो गया था। और बाहर पगडंडी हल्की धूप में चमक रही थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। बारिश का मौसम जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात भर बूंदें धीरे धीरे टपकती रहीं, कभी छत से, कभी पेड़ की पत्तियों से, कभी घरों की कच्ची दीवारों से। सुबह जब अपूर्वा जागी तो कमरे में हल्की सी नमी तैर रही थी और बाहर धान के खेतों से आती हवा में एक ठहराव था। ऐसा ठहराव जो मन को शांत भी करता था और थोड़ी सी सोच में भी डुबो देता था। खिड़की खोलते ही सामने नीम का पेड़ दिखाई दिया। उसकी शाखें कल की तुलना में और ज्यादा झुकी हुई थीं, जैसे बारिश की सारी थकान उसी पर उतर आई हो। अपूर्वा कुछ देर खिड़की पर खड़ी होकर गांव को देखती रही। गली में कोई आवाज नहीं थी, बस दूर किसी कुएं से पानी खींचने की धीमी खटखट। दूर पहाड़ी पर बकरियों को हाँकती एक बूढ़ी महिला की आवाज भी हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। आज रविवार था, स्कूल की छुट्टी, पर गांव की दुनिया में छुट्टी और दिन का अंतर उतना नहीं होता। खेत, घर, जानवर, सबका अपना समय होता है, अपनी जिम्मेदारियां। अपूर्वा ने सोचा कि आज थोड़ी देर पगडंडी पर घूम लेगी। उसे महसूस हो रहा था कि गांव धीरे धीरे उसके भीतर जगह बना रहा है, ऐसी जगह जिसे वह शहर के जीवन में कहीं खो चुकी थी। चाय बनाकर उसने धीरे धीरे घूंट भरे। कमरे में पंखे की आवाज और बाहर नीम की पत्तियों की सरसराहट मिलकर एक शांत सुबह का संगीत बना रही थी। चाय खत्म करके वो बाहर निकली। बरसात के बाद गांव की मिट्टी एक अलग ही खुशबू से भर उठती है, भारी पर मुलायम, गीली पर गर्माहट भरी। पगडंडी आज भीगी हुई थी, लेकिन कल जैसा कीचड़ नहीं था। धान के पौधे कहीं कहीं झुक गए थे और ठहरे हुए पानी में आसमान का धुंधला सा प्रतिबिंब दिख रहा था। थोड़ा आगे जाते ही उसने तालाब की तरफ जाने का मन बनाया। पिछली बार वहां बैठकर उसने एक अजीब सी शांति महसूस की थी। शायद आज भी वही मिलेगा। तालाब के किनारे पहुंचकर उसने देखा कि आज वहां कोई नहीं था। पेड़ों की शाखों से टपकती बारिश की बूंदें सतह पर छोटी छोटी गोल लहरें बना रही थीं। एक लहर दूसरी से मिलती और फिर दोनों मिलकर बड़ी हो जाती। तालाब के किनारे बैठकर अपूर्वा ने अपना दुपट्टा ठीक किया और घास को छुआ। ओस अभी भी ज्यों की त्यों थी, ठंडी और मुलायम। कुछ देर बैठने के बाद उसे पीछे से एक हल्की आहट सुनाई दी। मुन्ना। लेकिन आज मुन्ना का चेहरा उतना चमकीला नहीं था। आंखों में पहले जैसी चमक नहीं, बल्कि थोड़ा संकोच, थोड़ा डर। क्या हुआ मुन्ना? उसने धीरे से पूछा। मुन्ना घास पर बैठ गया। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, रात भर खांसती रहीं। हकीम जी भी आए थे, पर उनका कहना है कि 2-3 दिन आराम चाहिए।
अपूर्वा को हल्की चिंता हुई। वह दादी से कभी नहीं मिली थी, पर मुन्ना जितनी बार उनका जिक्र करता था उससे लगता था कि दादी उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी छत है। तुमने खाना खाया? हाँ, पर देर से। दादी ने कहा कि मैं स्कूल चला जाऊं, लेकिन आज छुट्टी है, इसलिए यहां आ गया। अपूर्वा ने मुन्ना को देखते हुए कहा, घर चलोगे? मैं दादी को देख लूं। मुन्ना चौंका। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैडम उसके घर आएंगी, पर उसने तुरंत सिर हिलाया। चलो, अपूर्वा ने कहा। दोनों पगडंडी से मुड़कर गांव के भीतर की ओर बढ़े। रास्ते में घर एक दूसरे के करीब आने लगे। मिट्टी की दीवारों पर गायों के हाथ से बने गोबर के चपटे चिन्ह नजर आने लगे और कहीं कहीं से चूल्हे के धुएं की मिली-जुली सुगंध हवा में तैर रही थी। मुन्ना का घर बहुत छोटा था, कच्चा लेकिन साफ सुथरा। अंदर जाते ही एक बूढ़ी महिला खाट पर लेटी दिखी। उनकी सांसें थोड़ी भारी थीं। दादी, ये हमारी मैडम हैं, मुन्ना ने कहा। दादी उठने की कोशिश करने लगी। अरे रहने दो, मेहमान हैं। अपूर्वा पास बैठकर बोली, कैसी तबीयत है आपकी? कुछ नहीं बिटिया, बरसात में पुरानी खांसी जाग जाती है बस, उम्र भी तो हो गई है। अपूर्वा ने उनका हाथ छुआ। हाथ गर्म था, शायद हल्का बुखार। हकीम जी ने क्या दवा दी है? ये काढ़ा। दादी ने बगल के बर्तन की ओर इशारा किया। अपूर्वा ने बर्तन को सूंघा। काढ़ा हल्का था, पर असरदार लग सकता था, लेकिन दादी की कमजोरी देखकर उसे लगा कि देखभाल और भी जरूरी है। दादी, अपूर्वा ने कहा, अगर जरूरत पड़े तो मैं दवा की दुकान से कुछ ले आऊंगी। दादी ने हौले से मुस्कुराकर कहा, हम इतनी कृपा, ये गांव में लोग आप जैसे काहे ना हैं। मुन्ना अपनी दादी के पैर दबाते हुए बोला, मैडम अच्छी हैं दादी, सबको अच्छा पढ़ाती हैं। अपूर्वा को उस पल एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे ये छोटा सा घर उसके मन के भीतर भी कुछ नरम जगह बना रहा हो। कुछ देर बैठने के बाद वह उठी। मुन्ना उसे बाहर तक छोड़ने आया। मैडम, मुन्ना बोला, आप आ गईं, इससे दादी खुश हुई। मैं फिर आऊंगी, अपूर्वा ने कहा। मुन्ना ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में फिर वही चमक लौट आई थी। दोपहर हल्की धूप से खिल उठी थी। अपूर्वा कमरे में लौटकर खिड़की खोलकर बैठ गई। नीम की शाखें हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं और उनकी छाया कमरे की दीवार पर आकार बदल रही थी। उसे ये गांव अब अजनबी नहीं लग रहा था। पहले दिन की थकान, डर, अनिश्चितता सब कुछ धीरे धीरे मिट रहा था, मानो गांव अपनी धीमी लय से उसे अपने भीतर समाहित कर रहा हो। दोपहर बीतते बीतते अपूर्वा ने सोचा कि शाम को वह फिर तालाब की ओर जाएगी। शायद मन को और साफ महसूस हो। शाम हल्के धुंधलके में पगडंडी पर उतरी। धान के खेतों में पानी चमक रहा था, मंद, शांत। दूर से बच्चों की आवाजें आ रही थीं। वे शायद मेंढकों को पकड़ने का खेल खेल रहे थे। तालाब के पास पहुंचकर उसने देखा कि आज वहां कोई नहीं था। पेड़ों की शाखों से टपकती बारिश की बूंदें सतह पर छोटी छोटी गोल लहरें बना रही थीं। एक लहर दूसरी से मिलती और फिर दोनों मिलकर बड़ी हो जाती। तालाब के किनारे बैठकर अपूर्वा ने अपना दुपट्टा ठीक किया और घास को छुआ। ओस अभी भी ज्यों की त्यों थी, ठंडी और मुलायम। कुछ देर बैठने के बाद उसे पीछे से एक हल्की आहट सुनाई दी। मैडम, अपूर्वा मुड़ी। राम खिलावन खड़ा था। सोचा इधर होंगी आप। गांव की हवा में जो लग जाए वह रोज यहां आता है। अपूर्वा हंस दी। हाँ, अच्छा लगता है यहाँ। राम खिलावन ने धीरे स्वर में कहा, आप आई हैं तो स्कूल में भी नई हवा आई है, बच्चे खुश रहते हैं, मुन्ना भी। अपूर्वा ने हल्का सिर झुकाते हुए कहा, मैं भी यहाँ रहकर कुछ सीख रही हूँ। सीखने वाला ही दुनिया में सबसे आगे होता है, राम खिलावन बोला। गांव से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
बस धीमे चलने की जरूरत होती है। अपूर्वा की नजर फिर तालाब पर गई। लहरें शांत थीं, मन की तरह। कुछ देर दोनों एक ही दिशा में देखते रहे, बातें कम, महसूस ज्यादा। फिर राम खिलावन ने कहा, चलें, अंधेरा बढ़ रहा है। अपूर्वा उठी। पगडंडी पर लौटते हुए उसने महसूस किया कि आज की शाम उसके भीतर कहीं गहराई में बस जाएगी, जैसे नीम की पत्तियों पर ठहरी हुई कोई ठंडी बूंद। घर लौटकर उसने खिड़की खोली। दूर आसमान में बादल धीरे धीरे सरक रहे थे। रात की हवा में एक अलग ही मिठास थी, गांव की, मिट्टी की, तालाब की। और अपूर्वा ने धीरे से मन ही मन कहा, हाँ, शायद मैं सचमुच यहां अपने लिए कुछ ढूंढने आई हूं। कमरे में सन्नाटा था। नीम की पत्तियों की हल्की सरसराहट थी और बाहर पगडंडी, शांत, धुंधली, लेकिन अपने आप में पूरी, जैसे उसके हर मोड़ पर कोई नई कहानी इंतजार कर रही हो। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।